उस समय मेरे सामने खड़ी यह खूबसूरत परी कल्टीवेटर कभी दुनिया की सबसे मेहनती कल्टीवेटर्स में से एक थी, लेकिन अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वह पूरा दिन बस बिस्तर पर पड़ी रहती और कुछ भी नहीं करती थी। वजह भी सीधी थी। इस दुनिया के सारे मर्द बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे, जिसका मतलब था कि वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, यिन यांग डाओ की सही कल्टीवेशन कभी पूरी नहीं कर सकती थी। उस दिन भी हमेशा की तरह उसने आलस से लेटे लेटे एक इच्छा मांगी कि काश आसमान से कोई आदमी उसके सामने आ गिरे, लेकिन हम दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि अगले ही पल मैं सचमुच ऊपर से गिरता हुआ सीधे उसकी छत तोड़कर कमरे के अंदर आ धमकूंगा। मैं मलबे के बीच से धीरे धीरे उठा और छत में बने विशाल छेद को देखकर अजीब सी मुस्कान के साथ अपना सिर खुजलाते हुए बोला, फेयरी, इसके लिए माफ करना। जितना भी मुआवजा चाहिए होगा मैं दे दूंगा। लेकिन गुस्सा होने की बजाय मेरे सामने खड़ी खूबसूरत महिला की आंखें अचानक चमक उठीं और वह उत्साह से बोली, तो फिर मेरे आदमी बन जाओ। मैं वहीं का वहीं जम गया और अविश्वास से उसकी तरफ देखने लगा। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा आदमी बन जाऊं? मैं अभी इस बात को समझ भी नहीं पाया था कि उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए बिस्तर की तरफ ले जाने लगी। वह बेसब्री से बोली, हम अभी इसी वक्त ब्राइडल चेंबर में जाएंगे। मेरा पूरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। मैं घबराकर बोला, रुको, तुम्हारा मतलब शादी वाला है? लियू रुयान ने बिना एक पल गनवाए तुरंत सिर हिला दिया। साफ था कि अब उसके पास जरा भी धैर्य नहीं बचा था। अगले ही पल उसने सीधे अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी और बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे चूम लिया। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया, लेकिन जब विरोध करना नामुमकिन था तो मैंने भी आंखें बंद कर लीं और उस पल को महसूस करने लगा। तभी अचानक बाहर से एक साफ और तेज महिला आवाज सुनाई दी, लियू रुयान, कोई आवाज मत करना। लियू रुयान घबराकर तुरंत मेरे कान के पास फुसफुसाई। आंगन के बाहर पीले वस्त्र पहने एक आध्यात्मिक आभा वाली युवती खड़ी थी। शेन वैनकिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए शक भरे स्वर में पूछा, तुम क्या कर रही थी? इतनी देर क्यों लग गई? साफ दिख रहा था कि दोनों महिलाओं के रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं थे और अभी अभी उसका अच्छा खासा पल खराब हो गया था। इसलिए लियो रुयान का मूड और भी खराब हो चुका था। शेन वैनकिंग ने उसके पीछे बने घर की तरफ देखा और आंखें संकरी करते हुए बोली, मैंने अभी यहां से कुछ अजीब आवाजें सुनी थीं। लियू रुयान का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मैं अब भी एक स्पेल की प्रैक्टिस कर रही थी और गलती से छत उड़ा दी। शन वानकिंग ने पूछा, सच में? तो मैं खुद जाकर देख लेती हूँ। लियू रुयान जल्दी से बोली, बस एक छोटा सा छेद था, मैंने वैसे ही ठीक कर दिया। शेन वैनकिंग कुछ देर तक उसे घूरती रही और फिर बोली, अगर सब ठीक है तो मैं चलती हूँ। उसके वहां से जाने के बाद ही लियू रुयान ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत पूरे घर के चारों तरफ रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन लगा दी और खुद छत पर चढ़कर बचा हुआ नुकसान भी ठीक कर दिया। सब कुछ खत्म होते ही वह उत्साह से भागती हुई वापस कमरे में आई और मुस्कुराकर बोली, पतिदेव, मैं वापस आ गई। मैंने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोका और कहा, रुको, पहले हम ठीक से शादी कर लेते हैं। शादी? लियू रुयान की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह खुशी से बोली, ठीक है, तो अभी कर लेते हैं। सच कहूं तो उसकी प्रतिक्रिया ने मुझे पूरी तरह चौंका दिया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहीं बल्कि वही इस शादी का इंतजार करते करते पागल हो चुकी हो। असल में मैंने शादी की बात सिर्फ उसकी सच्चाई परखने के लिए कही थी और वैसे भी उसकी कल्टीवेशन मुझसे कहीं ज्यादा ऊंची थी। ऐसी पत्नी को ठुकराने का तो कोई सवाल ही नहीं था। जल्द ही पति पत्नी की सारी रस्में पूरी हो गईं। उसके बाद हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक लियो रुयान खुद को रोक नहीं पाई और सीधे मेरी बाहों में आ गिरी, जबकि मैंने भी उसे कसकर अपनी तरफ खींच लिया। काफी समय बीत गया और आखिरकार जब सब शांत हुआ तो लियो रुयान खुशी से भरा चेहरा लिए मेरे सहारे टिक गई और भावुक आवाज में बोली, मर्द सचमुच स्वर्ग की तरफ से औरतों को मिला सबसे बड़ा उपहार है। इतना कहकर वह अचानक उठी, अपना स्टोरेज पाउच लेकर आई और मेरे सामने रख दिया। मैं हैरानी से बोला, तुम क्या कर रही हो? वह मुस्कुराकर बोली, तुम्हें दे रही हूं। अगले ही पल उसने उसके अंदर की सारी चीजें बाहर उड़ेल दी। जादुई आर्टिफैक्ट्स, कीमती ओऑरिस, स्पिरिट हर्ब्स और सैकड़ों रंग बिरंगे चमकते स्पिरिट स्टोन्स पल भर में मेरे सामने ढेर बनाकर जमा हो गए। फिर उसने प्यार भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहा, पतिदेव, यह मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। आज से यह सब आपका है। आप जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कीजिए। मैं अपने सामने पड़े खजाने के उस विशाल ढेर को खाली नजरों से घूरता रह गया। मेरे मुंह से अनायास निकला, ये सच नहीं हो सकता है ना? अपनी क्षमता के हिसाब से सोचूं तो मुझे इतना धन इकट्ठा करने में शायद कई दशक लग जाते। उसी पल लियू रुयान को देखने का मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया। ऐसी महिला से प्यार न करना लगभग नामुमकिन था। सच कहूं तो मुझे लगने लगा कि मैंने पिछले 8 जन्मों तक पुण्य जमा किए होंगे, तभी जाकर मुझे ऐसी पत्नी मिली है। दूसरी तरफ मेरी प्रतिक्रिया देखकर लियू रुयान और भी ज्यादा खुश हो गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, जब तक आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मैं भविष्य में जितने भी स्पिरिट स्टोन्स कमाऊंगी वो सब भी आपके ही होंगे। उसकी बात सुनकर मैंने हाथ हिलाया और गंभीर स्वर में कहा,
मैं खुद भी स्पिरिट स्टोन्स कमा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा, लियू रुयान का चेहरा अचानक बदल गया। उसका पूरा शरीर तनाव से भर उठा। आखिर बाहर की दुनिया महिलाओं से भरी हुई थी। अगर मैं सचमुच बाहर निकल गया तो वह उन सबके साथ कैसे मुकाबला कर पाती? उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और घबराकर बोली, मो पतिदेव, आप बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते। बाहर बहुत खतरनाक है, वहां बहुत सारे डेमन्स हैं। यह सुनकर मेरा दिल कस गया। मैं जानता था कि डेमन्स इंसानों को जिंदा निगल जाने वाले भयानक जीव होते हैं और जियालिंग सिटी के आसपास उनकी संख्या भी कम नहीं थी। अभी मैं केवल ची रिफाइनमेंट के तीसरे स्तर पर था। ऐसे में बाहर जाना सीधे मौत को न्योता देने जैसा था। मैंने पूछा, तो फिर तुम्हारा क्या? लियू रुयान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरी चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ कई सालों से रह रही हूँ, लेकिन आप सच में बाहर नहीं जा सकते। आपको इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखना चाहिए। मैं पहले कुछ भावुक सा कहना चाहता था, जैसे साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, लेकिन अपनी मौजूदा ताकत देखकर मुझे खुद ही एहसास था कि अगर मैं उसके साथ बाहर गया तो सिर्फ बोझ बनूंगा। मैंने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मन ही मन सोचा, जैसे ही मेरी कल्टीवेशन छी रिफाइनमेंट के 5वें स्तर तक पहुंचेगी। लेकिन मैं अपनी सोच पूरी भी नहीं कर पाया था कि लियू रोयान ने तुरंत मुझे बीच में रोक दिया। वह बोली, जल्दी मत कीजिए, शुरुआती कल्चरेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपको धीरे धीरे और मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। मैंने कृतज्ञता से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, पत्नी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। चिंता मत करो, मैं आराम से कल्टीवेशन करूंगा। लेकिन दिल के अंदर मैंने खुद को और ज्यादा प्रेरित किया। मुझे जितनी जल्दी हो सके इतना मजबूत बनना था कि मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकूं। उधर लियू रोयान ने जब आखिरकार मुझे घर पर सुरक्षित रहने के लिए मना लिया, तो उसने मन ही मन राहत की लंबी सांस ली। अगली सुबह वह उत्साह से अपनी बैटल रोब्स पहनकर काम पर निकल गई। आखिर उसे अपने पति के लिए कमाना जो था। नॉर्दर्न माउंटेन के स्पिरिट स्टोन माइन में पहुंचने के बाद लियू रुयान पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। संकरी और अंधेरी खान की सुरंग के अंदर वह लगातार अपनी पिकैक्स चलाती रही और खुशी खुशी खुद से बड़बड़ाती रही, मुझे अपने पति के लिए और ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स निकालने होंगे। मैं उनके लिए बेहतर रोब्स खरीदूंगी, बेहतर मैजिकल आर्टिफैक्ट्स खरीदूंगी, फ्लाइंग स्वॉर्ड्स खरीदूंगी। जहां तक पिल्स का सवाल है, उन्हें अभी ज्यादा नहीं खरीद सकती। उनकी कल्टीवेशन बहुत तेजी से नहीं बढ़नी चाहिए। अगर वो घर से बाहर निकल गए तो बहुत खतरा होगा। बाहर की दुनिया डीमन से भरी हुई है और मुझे सपोर्ट मैजिक के लिए भी पैसे बचाने होंगे, ताकि मैं अपने पति की और अच्छी तरह रक्षा कर सकूं। स्पिरिट स्टोन्स निकालते निकालते वह हमारे भविष्य की हर छोटी बड़ी योजना मन ही मन बनाती जा रही थी। तभी अचानक एक चट्टान टूटकर खुली और उसके अंदर से चमकता हुआ क्रिस्टल दिखाई दिया। लियू रुयान की आंखें तुरंत खुशी से चमक उठी। उसने उसे निकालकर अपने पास रखी बांस की टोकरी में फेंक दिया और उत्साहित होकर बोली, जब से मुझे पति मिला है मेरी किस्मत भी बेहतर हो गई है। आज तो मैं जरूर ढेर सारे स्पिरिट स्टोन्स निकालूंगी। शाम तक काम खत्म होने के समय उसने 50 से भी ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स निकाल लिए थे। बंटवारे के हिसाब से सिर्फ उसके हिस्से में ही 5 से ज्यादा स्टोनस आने वाले थे। यह देखकर शेन वानकिंग पूरी तरह हैरान रह गई। उसने अविश्वास से पूछा, तुमने आज सचमुच 50 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स निकाले हैं? क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया था? वह इस खान की सुपरवाइजर थी और लियू रुयान की सामान्य क्षमता को किसी से ज्यादा अच्छी तरह जानती थी। लियू रुयान ने तुरंत घमंड भरे अंदाज में जवाब दिया, क्या मुझे अपनी हर छोटी बड़ी बात की रिपोर्ट तुम्हें देनी पड़ेगी? शेन वैनकिंग ने ठंडी आवाज में नाक सिकोड़ते हुए कहा। साफ था कि उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह व्यंग्य से बोली, आज बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। देखते हैं कल कितने स्पिरिट स्टोन्स निकाल पाती हो। तभी आसपास मौजूद दूसरी महिलाएं भी तुरंत लियू रुयान के पास इकट्ठा हो गईं और उससे पूछने लगीं कि उसने इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स आखिर निकाले कैसे। लियू रुयान ने बड़े आराम से हाथ हिलाया और मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तुम सब भविष्य में छी रिफाइनमेंट के 9वें स्तर तक पहुंच जाओगी, तब तुम भी ऐसा कर पाओगी। बेशक लियू रुयान कभी भी असली वजह नहीं बताने वाली थी। आखिर जब से उसे एक हस्बैंड मिला था, उसकी मोटिवेशन तो मानो आसमान छूने लगी थी। आसपास खड़ी बाकी महिलाएं उसकी बात सुनकर बस बेबस होकर आंखें घुमाने लगीं। उनमें से एक ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अगर हमें सिखाना नहीं चाहती तो सीधा सीधा कह दो। लेकिन उसी समय शेन वैनकिंग की निगाहों में एक हल्की सी चमक उभरी। पिछली रात से ही लियू रुयान उसे अजीब लग रही थी और आज तो वह पहले से भी ज्यादा सस्पिशियस दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि मौका मिलते ही वह इसकी पूरी तहकीकात करेगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही इन्वेस्टिगेशन आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। लियू रुयान खुशी खुशी बोली और अपना सामान समेटकर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर सवार हो गई। अगले ही पल वह जितनी तेजी से हो सकता था अपने घर की तरफ उड़ गई। दूसरी तरफ मैं पूरे दिन घर के अंदर ही बंद रहा था। बाहर की दुनिया खतरों से भरी हुई थी, इसलिए बाहर निकलने का सवाल ही नहीं था। लेकिन अब मेरी एक पत्नी थी और मैं उसे हमेशा अकेले बाहर मेहनत करते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने घर बैठे कमाई करने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू किया।
शायद टैलिस्मन्स बनाकर, पिल्स रिफाइन करके या फिर कोई और साइड वर्क करके मैं भी परिवार का सहारा बन सकता था। कुछ देर बाद मैंने समय का हिसाब लगाया तो एहसास हुआ कि लियो रुयान के लौटने का समय होने वाला है। इसलिए मैंने बाकी बातें छोड़कर खाना बनाने का फैसला किया। मेरी पत्नी बाहर इतनी मेहनत कर रही थी तो घर के काम संभालना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने 3 डिशेस और एक सूप तैयार किया, फिर एक बड़ा सा बर्तन भरकर गर्म पानी भी उबाल दिया ताकि लौटने के बाद वह आराम से अपने पैर भिगोकर थकान उतार सके। थोड़ी ही देर बाद बाहर से फ्लाइंग स्वॉर्ड के उतरने की आवाज सुनाई दी। लियो रोयान ने फॉर्मेशन बैरियर खोला और कोर्टयार्ड में कदम रखा। मैं तुरंत दरवाजे तक भागा और उसके लिए दरवाजा खोल दिया। पत्नी, सब ठीक है ना सेठ? मैंने चिंता भरे स्वर में पूछा। लियो रुयान ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, हाँ, सब अच्छा रहा। लेकिन उसके दिल में एक अलग ही उथल-पुथल चल रही थी। वह जानती थी कि मुझे अपने पास रखने के लिए उसने कुछ बातें छिपाई थीं और इसी वजह से उसे हल्का-सा अपराध बोध भी हो रहा था। साथ ही उसे हर पल यह डर सताता था कि कहीं मैं सिर्फ एक सपना न निकल जाऊं और उसके दूर रहते ही अचानक गायब न हो जाऊं। इसलिए पूरा दिन वह खुशी और बेचैनी के बीच झूलती रही थी। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और मुस्कुराकर कहा, आओ, पहले तुम्हारा पसीना साफ कर दूं और फिर गर्म पानी में पैर रखकर आराम कर लो। यह सुनते ही लियू रुयान घबरा गई। ऐसा कैसे हो सकता है? पति मेरी सेवा कैसे कर सकते हैं? सेवा तो मुझे आपकी करनी चाहिए। मैंने उसे हल्के से बैठाते हुए कहा, शांत रहो और बैठ जाओ। लियू रुयान बस मुझे देखती रह गई। उसकी नजरों में मैं इतना परफेक्ट था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। इस दुनिया में कौन सा आदमी किसी औरत की सेवा करता था? यहाँ तो हमेशा महिलाएं ही पुरुषों की सेवा करती थीं। उस पल उसे सच में लगा कि उसने जरूर 8 जन्मों के पुण्य कमाए होंगे जो स्वर्ग ने उसे ऐसा पति दिया। मैं गर्म पानी का बासन लेकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, पत्नी पैर ऊपर करो। लियू रुयान का दिल घबराहट से बेकाबू हो गया। पतिदेव, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके लिए अपने पति से जूते उतरवाना किसी असंभव सपने जैसा था। अगर बाहर की दूसरी महिलाओं को इस बात का पता चल जाता तो शायद वे उसे पीट पीट कर मार डालती या अपनी जलन भरी बातों से ही डुबो देती। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने खुद उसके जूते उतारे और धीरे से उसके पैर गर्म पानी में रख दिए। उस पल उसकी आंखें लगभग भर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो उसे इतनी खुशी मिली। पैरों की मालिश करने के बाद मैं उसके पीछे गया और उसके कंधों की मालिश भी करने लगा। इससे वह और भी ज्यादा शर्मिंदा और भावुक हो गई। जब सब खत्म हुआ तो मैंने मुस्कुराकर कहा, खाना काफी देर से तैयार है, चलो खाना खाते हैं। लियो रुयान ने सिर हिलाया और खुद चावल परोसने चली गई। इस बार मैंने उसे नहीं रोका क्योंकि मैं समझ सकता था कि वह अभी भी थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। आखिर शादी का मतलब यही था कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे का सहारा बने। जल्द ही हम दोनों खाने की मेज पर साथ बैठे थे। हम एक दूसरे को खाना खिलाते हुए उस गर्मजोशी भरे माहौल का आनंद ले रहे थे। दूसरी तरफ हमारे घर से कई 100 मीटर दूर आसमान में शेन वैनकिंग अपनी जेट स्वॉर्ड पर खड़ी थी और हमारे घर को घूर रही थी। उसकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थीं। इसने फॉर्मेशन बैरियर तक लगा रखा है, जरूर कोई राज है। उसने आंखें संकरी करते हुए सोचा, क्या यह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू की तैयारी कर रही है? आखिर लियू रुयान बहुत पहले ही ची रिफाइनमेंट के 9th लेयर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन शन वांचिंग समझ नहीं पा रही थी कि जो महिला पहले कभी आगे बढ़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाती थी वह अचानक इतनी उत्सुक क्यों हो गई। रात को खाना खाने के बाद मैंने लियू रुयान की तरफ देखा और कहा, पत्नी, मैं टैलिस्मन ड्राइंग सीखना चाहता हूँ। यह सुनकर वह तुरंत मुस्कुराई। बहुत अच्छा, पतिदेव को मेरा पूरा सपोर्ट है। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। फिर मैंने आगे कहा, मैं एल्केमी भी ट्राई करना चाहता हूँ ताकि देख सकूं कि मैं किस चीज में ज्यादा टैलेंटेड हूँ। लियो रुयान ने हल्का सा सोचा और बोली, एल्केमी बहुत मुश्किल होती है। उसके लिए स्पिरिट हर्ब्स, पिल फॉर्मूलाज और पिल फर्नेसेस चाहिए होते हैं। उन्हें हासिल करना आसान नहीं है और खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। सच कहूं तो शुरुआत में किसी एक चीज पर फोकस करना ही सबसे अच्छा रहता है, वरना किसी में भी मास्टरी हासिल नहीं हो पाती। मैंने समझते हुए सिर हिलाया। तो फिर मैं टैलिस्मन ड्राइंग से शुरुआत करूंगा। तभी अचानक लियू रुयान ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। पतिदेव, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज धीमी हो गई। उसे लग रहा था कि वह मेरी हर इच्छा पूरी नहीं कर पा रही थी और कहीं ना कहीं उसके अपने स्वार्थ भी इसमें शामिल थे। दिल के किसी कोने में वह खुद को मेरे लायक नहीं समझती थी। लेकिन मैंने तुरंत उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, पति पत्नी के बीच जरूरत से ज्यादा शिष्टाचार सिर्फ दूरी पैदा करता है। हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि हम एक दूसरे के साथ स्वाभाविक रहें। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर फिर से चमक लौट आई। उसने उत्साह से आज कमाए हुए स्पिरिट स्टोन्स निकाले और बच्चे की तरह गर्व से बोली, पतिदेव, आज मैंने 5 स्पिरिट स्टोन्स कमाए हैं। मैंने उन चमकते पत्थरों को देखा और मुस्कुराकर कहा, 5 स्पिरिट स्टोन्स? पत्नी, तुम कमाल हो। आखिर एक स्पिरिट स्टोन की कीमत 100 गोल्ड टेल से भी ज्यादा थी और ज्यादातर समय तो पैसे देकर भी नहीं खरीदा जा सकता था। लियो रुयान ने गर्व से सीना फुला लिया। कल मैं इससे भी ज्यादा निकालूंगी।
लेकिन मैंने गंभीर होकर सिर हिलाया। अगर कभी तुम्हारी जान को खतरा हुआ तो मेरे लिए 100 क्या 1000 स्पिरिट स्टोन्स भी किसी काम के नहीं होंगे। उधर घर के अंदर मैं पूरा दोपहर टैलिस्मन्स बनाने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन 50 बार कोशिश करने के बाद भी एक भी यूजेबल टैलिस्मन नहीं बन पाया। वजह साफ थी, मेरे पास मिक्स्ड ट्रैश स्पिरिचुअल रूट्स थे और किसी खास एलिमेंट के साथ मेरी अफिनिटी नहीं थी। ऐसे में स्पिरिचुअल एनर्जी को शुद्ध रूप में कंट्रोल करना मेरे लिए बेहद मुश्किल काम था। सामान्य तौर पर इस समस्या का हल स्पेशल टूल्स से निकाला जा सकता था, जैसे कि प्योर एलिमेंटल स्पिरिचुअल मटेरियल्स से बने टेलिस्मन ब्रशेस, लेकिन फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई चीज बनाने का तरीका नहीं था। आखिरकार मैंने हार मान ली और सोचा कि लिऊ रुयान के लौटने के बाद हम दोनों मिलकर इसका कोई समाधान निकालेंगे। दूसरी तरफ शाम के समय जब लिऊ रुयान माइनिंग ग्राउंड पहुंची तो शेन वानकिंग उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। उसने अविश्वास से पूछा, 58 स्पिरिट स्टोन्स टनल नंबर 7 से? यहां तक कि वह खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि कोई वहां से इतना कुछ निकाल सकता है। यह उसकी सारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। लेकिन लिऊ रुयान ने हमेशा की तरह शांत चेहरा बनाए रखा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, मुझे 6 स्पिरिट स्टोन्स दो। उसके पास कल की कुछ बची हुई कमाई भी थी, इसलिए आज का हिस्सा मिलाकर उसके पास कुल 6 स्टोन्स हो जाते, यानी कल से एक ज्यादा। और इसका मतलब था कि आज घर लौटने पर उसे अपने हस्बैंड से कल से भी ज्यादा तारीफ मिलेगी। इस बार शेन वैनकिंग ने बहस नहीं की। उसने सीधे 6 स्पिरिट स्टोन्स उसके हाथ में रख दिए। उन्हें मिलते ही लियू रुयान की आंखों में खुशी चमक उठी और वह बिना समय बर्बाद किए अपनी सोट पर सवार होकर घर की तरफ उड़ गई। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुई, वह लगभग दौड़ती हुई मेरे पास आई और गर्व से बोली, पतिदेव, आज मैंने 6 स्पिरिट स्टोन्स कमाए हैं। उसकी आवाज में ऐसी खुशी थी जैसे कोई बच्चा अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि दिखा रहा हो। मैं मुस्कुराया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, पत्नी तुम कमाल हो, इधर आओ, मुझे तुम्हें किस करने दो। मेरी बात सुनते ही लियू रुयान का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह लगभग पिघलती हुई बोली, पतिदेव, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। आज रात मुझे भी आपको ठीक से खुश करना होगा। कुछ देर तक हम दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया और फिर साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त मैंने उसे टैलिस्मन ब्रश वाली परेशानी के बारे में बताया। मेरी बात सुनकर उसने बिना जरा भी सोचे आत्मविश्वास से कहा, कोई समस्या नहीं है, मैं आपके लिए सूटेबल स्पिरिचुअल मटेरियल्स ढूंढ लाऊंगी। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया। सच कहूं तो उस पल मुझे लगा कि मेरी पत्नी हर समस्या का समाधान निकाल सकती है। मैंने प्रशंसा भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पत्नी तुम सच में इनक्रेडिबल हो। तभी अचानक मुझे कुछ याद आया और मैंने उत्सुकता से पूछा, वैसे पत्नी, क्या तुम्हारे पास कोई डुअल कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं? जैसे ही लियू रुयान ने डुअल कल्टीवेशन टेक्निक शब्द सुना, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और हैरानी की बात यह थी कि वह मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। अगली सुबह सूरज निकलते ही लियू रुयान मेरे लिए फायर एलिमेंट स्पिरिचुअल मटेरियल्स लेने निकल पड़ी। उसका इरादा मेरे लिए खास तौर पर एक स्पेशल ब्रश हैंडल बनवाने का था। काफी कोशिशों के बाद उसे फायर एलिमेंट ग्रेड जैड मटेरियल मिल गया और वह उसे लेकर फिर से माइन टनल नंबर 7 की तरफ बढ़ी। लेकिन इस बार शेन वॉनकिंग ने अचानक उसे रोक लिया। आज टनल नंबर 1 खाली है। लियू रुयान थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर वहां से कुछ फायर एलिमेंट स्पिरिट स्टोन्स मिल जाते तो वह तुरंत फॉर्मेशन लगाकर ब्रश हैंडल को रिफाइन कर सकती थी। असल में शेन वॉनकिंग का रवैया अचानक इसलिए बदल गया था क्योंकि उसे गलतफहमी हो गई थी कि लियू रुयान फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लिए तैयारी कर रही है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म में पहुंचना किसी कल्टीवेटर की जिंदगी का बेहद महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता था और विमेंस किंगडम में लोग आमतौर पर एक दूसरे को जान से मारने जैसी हरकतें नहीं करते थे। कुछ ही देर में लियू रुयान ने 6 फायर एलिमेंट स्पिरिट स्टोन्स निकाल लिए। फिर उसने वहीं एक फॉर्मेशन स्थापित किया और ब्रश हैंडल को रिफाइन करना शुरू कर दिया। जब तक उसका काम खत्म हुआ, बाहर का आसमान पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। ब्रश रिफाइन करने में इतना समय लग गया था कि आज वह सिर्फ 4 स्पिरिट स्टोन्स ही कमा पाई। अपनी स्वॉर्ड पर घर लौटते समय उसने हल्के से गाल फुलाए और मन ही मन सोचा, पता नहीं आज सिर्फ 4 स्टोन्स देखकर हस्बैंड मेरी तारीफ करेंगे या नहीं। यह सोचते हुए वह तेजी से घर की तरफ उड़ गई। उधर मैं घर पर लगातार बेचैन होता जा रहा था। पिछली रात की डुअल कल्टीवेशन के नतीजे अविश्वसनीय थे। मेरी कल्टीवेशन स्पीड आज कल की तुलना में 3 गुना ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे बाहर अंधेरा बढ़ रहा था, मेरी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। लियू रुयान अभी तक वापस नहीं लौटी थी। बाहर रात के जीवों की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं और हर आवाज मेरे दिल पर चोट कर रही थी। मैं खिड़की की तरफ देखते हुए धीरे से बुदबुदाया, पत्नी, कृपया तुम्हारे साथ कुछ बुरा मत हुआ हो। आखिरकार मैं और इंतजार नहीं कर पाया।
मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तभी एहसास हुआ कि लिऊ रुयान जाते समय पूरे घर को रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन से सील करके गई थी। घबराहट में मैंने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड निकाली और बैरियर पर लगातार वार करने लगा, लेकिन हर वार एक तेज धमाके के साथ वापस उछल जाता। आखिर 9 लेयर ची रिफाइनमेंट कल्टीवेटर द्वारा बनाई गई फॉर्मेशन मेरी मौजूदा ताकत से बहुत आगे की चीज थी। उसी पल मुझे समझ आया कि उसने सच में यह सब सिर्फ मेरी सुरक्षा के लिए किया था। तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। पतिदेव, मैं वापस आ गई। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। मूनलाइट के नीचे लियू रुयान अपनी सफेद बैटल रोब्स में खड़ी थी। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि मानो कोई सेलेस्टियल फेरी स्वर्ग से उतरकर धरती पर आ गई हो। मैं बिना एक पल गनवाए उसकी तरफ भागा और उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज वापस पा ली हो। इतनी देर क्यों हो गई? मैंने चिंता से भरी आवाज में कहा। मैं तो डर के मारे पागल हो रहा था। लियू रुयान ने तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगी। पतिदेव, मुझे माफ कर दीजिए। टैलिस्मन ब्रश रिफाइन करने में इतना समय लग गया कि मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। मैंने आपको चिंता में डाल दिया। मैंने सिर हिलाया और उसे और मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुमने यह सारी मेहनत सिर्फ मेरी वजह से की है। मेरी बात सुनकर लियू रुयान की आंखें हल्की नम हो गईं। उसने मुझे देखते हुए धीमे स्वर में कहा, पतिदेव, ऐसा मत कहिए। आपके लिए यह सब कर पाना ही मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। उस पल मेरा दिल पूरी तरह भर आया। मेरे पास अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान करने का कोई तरीका नहीं बचा था, इसलिए मैंने उन्हें सिर्फ अपने एक्शन से जताया। लियू रुयान एक पल के लिए ठिठकी, फिर उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी और पूरे दिल से मेरे जवाब में खुद को मेरे करीब कर लिया। कई मिनट बाद मैं भारी सांसें लेते हुए आखिर उससे थोड़ा अलग हुआ और गंभीर स्वर में कहा, आज के बाद तुम्हें अंधेरा होने से पहले घर लौटना होगा। अगर फिर कभी इतनी देर हुई तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। मेरी बात सुनते ही लियू रुयान के होंठों पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने चमकती आंखों से मेरी तरफ देखा और छेड़ते हुए पूछा, अच्छा पतिदेव, तो आप मुझे किस तरह की सजा देने वाले हैं? फिर वह थोड़ा और करीब आई और धीमी आवाज में बोली, पतिदेव, क्या आप मुझे अभी सजा दे सकते हैं? उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए पूरी तरह निरुत्तर हो गया। यह औरत सच में दिन ब दिन ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। मैंने बेबस होकर उसका गाल खींचा और कहा, शरारती लड़की, बात न मानने का यही नतीजा होता है। खाने से पहले लियू रुयान खुशी खुशी 4 स्पिरिट स्टोन्स मेज पर रखकर बोली, पतिदेव, आपकी ये पत्नी आज उतनी मेहनत नहीं कर पाई। मैं सिर्फ 4 स्पिरिट स्टोन्स ही कमा सकी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। 4 स्पिरिट स्टोन्स कम नहीं होते, ज्यादातर कल्टीवेटर तो इतना भी नहीं कमा पाते। तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड मिलना चाहिए। रिवॉर्ड शब्द सुनते ही उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। तो फिर पतिदेव मुझे क्या रिवॉर्ड देने वाले हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। मैंने हंसते हुए कहा, पहले यह तो बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या? लियू रुयन कुछ पल झिझकी, फिर उम्मीद भरी नजरों से बोली, पतिदेव, क्या आप मुझे अपनी कोई पर्सनल चीज दे सकते हैं, ताकि जब मैं बाहर रहूं तो मुझे हमेशा ऐसा लगे कि आप मेरे साथ हैं? उसकी बात सुनते ही मुझे जैसे किसी ने झकझोर दिया। मेरी पत्नी अपनी सारी दौलत मुझे दे चुकी थी, रोज मेरे लिए जान जोखिम में डालकर काम करती थी, लेकिन मैंने उसे आज तक एक भी गिफ्ट नहीं दिया था। दिल में अपराध बोध उमड़ आया। मैंने तुरंत अपना स्टोरेज पाउच खोला और उसमें से एक छोटा सा खूबसूरती से तराशा हुआ वुडन सोर्ड निकाला। वह 1 फुट से भी छोटा था, लेकिन मेरे लिए बेहद कीमती था। मैंने उसे सावधानी से उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, इसे मैंने तब खुद तराशा था जब मैं सिर्फ 8 साल का था। इसके बाद पूरे 10 साल तक यह हमेशा मेरे साथ रहा। यह मेरी सबसे कीमती चीज है। अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं। उम्मीद है यह तुम्हारे लिए भी गुड लक लेकर आएगा। लियू रुयान उस छोटी सी लकड़ी की तलवार को ऐसे देख रही थी जैसे दुनिया का सबसे अनमोल खजाना उसके हाथ लग गया हो। उसने दोनों हाथों से उसे संभाल कर पकड़ा और भावुक आवाज में फुसफुसाई, यह बहुत सुंदर है, सच में बहुत सुंदर। फिर उसने गंभीर होकर मेरी तरफ देखा और कहा, जब मेरी कल्टीवेशन भविष्य में और मजबूत हो जाएगी तब मैं आपको इससे भी बड़ा खजाना दूंगी। मैंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, चाहे कोई खजाना कितना भी कीमती क्यों ना हो, वह इस वुडन स्वॉर्ड की बराबरी नहीं कर सकता। इसमें तुम्हारा अतीत है, तुम्हारी यादें हैं, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। यह दुनिया में बिल्कुल यूनिक है। मेरे लिए इससे ज्यादा कीमती कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर लियू रुयान की आंखें और भी नरम हो गईं। उसे ऐसा कहते सुनकर मेरा दिल सच में पिघल गया। मेरी यह पत्नी जरूरत से ज्यादा अच्छी थी। मैंने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पत्नी, अब जल्दी खाना खाते हैं, उसके बाद हम साथ में कल्टीवेशन करेंगे। यह सुनते ही लियू रुयान का चेहरा लाल हो गया। वह उत्साह छिपा भी नहीं पा रही थी। ठीक है पतिदेव, आज रात हम पूरी रात ड्यूअल कल्टीवेशन करेंगे। इसके बाद अगले 2 दिन बेहद शांति से बीते।
लियू रुयान रोज की तरह स्पिरिट स्टोन से निकालती रही, जबकि स्पेशल ब्रश हैंडल मिलने के बाद आखिरकार मेरी टैलिस्मन्स ड्राइंग में भी प्रगति होने लगी। कई असफलताओं के बाद मैं आखिर एक फ्लेम टैलिस्मन्स बनाने में सफल हो गया। हालांकि वह अब भी इंस्टेंट एक्टिवेशन के स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन अगर मेरी स्किल्स और बेहतर हो गई तो मैं अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे प्रोटेक्टिव टैलिस्मन्स बना सकता था। हम उन्हें स्पिरिट स्टोन्स के बदले एक्सचेंज कर सकते थे, कल्टीवेशन पिल्स खरीद सकते थे और अपनी ताकत को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा सकते थे। दूसरी तरफ माइनिंग ग्राउंड्स में शेन वानकिंग लगातार 2 दिनों तक लिू रुयान पर नजर रखती रही, लेकिन उसे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की तैयारी का एक भी संकेत नहीं मिला। उसने सोचते हुए बुदबुदाया, तो फिर वह कोई और राज शायर छिपा रही है। अचानक उसे लिू रुयान के घर के चारों तरफ लगा रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन और उस रात सुनी गई अजीब आवाजें याद आ गईं। अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके मन में एक भयानक संभावना कौंध गई। शेन वैनकिंग चुपचाप माइन से निकल गई। उसने तय कर लिया कि आज रात वह खुद जाकर उस घर की जांच करेगी। आखिरकार रात आ गई। अंधेरे में छिपकर शेन वैनकिंग दूर से लियू रोयान का पीछा करती हुई उसके घर तक पहुंची, लेकिन घर के पास पहुंचते ही उसने एक अजीब दृश्य देखा। लियू रोयान जानबूझकर हवा में ही अपने बाल बिखेर रही थी, अपने कपड़े थोड़ा फाड़ रही थी और अपनी हालत अस्त व्यस्त बना रही थी। यह देखकर शेन वानकिंग का दिल और जोर से धड़कने लगा। अब उसे अपने शक पर पहले से भी ज्यादा यकीन हो गया। उसने घबराकर बुदबुदाया, सब खत्म हो गया। लियू रुयान ने सच में सबसे बड़ा टैबू तोड़ दिया है। कुछ ही देर बाद लियू रुयान ने फॉर्मेशन बैरियर खोला और कोर्टयार्ड में दाखिल होते हुए खुशी से आवाज लगाई, पतिदेव मैं वापस आ गई। जैसे ही शेन वैनकिंग ने पतिदेव शब्द सुना, उसके दिमाग में मानो बिजली गिर गई। वह उसे पति बुलाती है? लियू रुयान, क्या तुम पागल हो गई हो? उसका मन डर और उलझन से भर गया। लेकिन अब जबकि वह इस राजत तक पहुंच चुकी थी, वह इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। उसकी नजर में यह मामला किसी और तक पहुंचने से पहले खत्म होना चाहिए था। इसलिए वह तुरंत कोर्टयार्ड के बाहर उतरी और जोर से चिल्लाई, लियो रुयान बाहर आओ। लियो रुयान तुरंत कमरे से बाहर आई और सावधानी से उसे देखते हुए बोली, अब क्या चाहिए तुम्हें? शेन वैनकिंग ने आंखें सिकोड़ ली। मुझे साफ साफ बताओ, उस घर के अंदर तुम क्या छिपा रही हो? यह सुनते ही लियो रुयान के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने गला साफ किया और बोली, क्या छिपा रही हूं? तुम कैसी बकवास कर रही हो? शेन वैनकिंग ने ठंडी हंसी छोड़ी। अब नाटक बंद करो, मैंने सब देख और सुन लिया है। जल्दी से उस चीज से छुटकारा पाओ। अगर ऐसा करोगी तो मैं भी दिखावा करूंगी कि मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन जैसे ही लियू रुयान ने छुटकारा पाओ शब्द सुने, वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। छुटकारा? एक आदमी से? इस पूरे विमेन्स किंगडम में जहां दूसरा कोई आदमी मौजूद ही नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता था? उधर अपनी बात कहकर शेन वैनकिंग मुड़कर जाने लगी। लियू रुयान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? शेन वैनकिंग ने भौहें सिकोड़ ली। मुझे तुम्हारे साथ वो अजीब और घिनौनी चीजें करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जो ये दिखावा करने को तैयार हूं कि मैंने कुछ नहीं देखा, वही अपने आप में बहुत बड़ी मेहरबानी है। लियू रुयान कुछ पल तक उसे खाली नजरों से देखती रही, फिर अजीब सा चेहरा बनाकर बोली, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहां क्या छिपा रही हूं? शेन वैनकिंग ने घृणा भरी नजर से उसकी तरफ देखा और होंठ सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं उसे जोर से बोलूं? सिर्फ सोचकर ही घिन आती है। उसकी बात सुनकर लियू रुयान कुछ सेकंड के लिए जड़ हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसने दांत भींचकर कहा, तुम्हारे दिमाग में आखिर किस तरह की बकवास चल रही है? कैसी अजीब और गंदी चीजें सोच रही हो तुम? शेन वानकिंग ने तुरंत अपनी तरफ उंगली दिखाते हुए विरोध किया। मैं अजीब हूं? अरे अजीब तो तुम हो। लेकिन अपनी बात के बीच में ही उसे अचानक एहसास हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ है। वह रुक गई और शक भरी नजरों से लियू रुयान को देखने लगी। तो फिर बताओ, आखिर तुम वहां क्या छिपा रही हो? इस बार लियू रुयान के चेहरे से सारा तनाव गायब हो गया। वह अचानक शांत हो गई और उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। क्या तुमने उसे पहले ही नहीं देख लिया? शेन वैनकिंग ने भौहें सिकोड़ ली। मैंने सिर्फ तुम्हें किसी को हस्बैंड बुलाते हुए सुना था और कमरे के अंदर एक शैडो सी दिखी थी। लियू रुयान की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अगले ही पल उसने अचानक शेन वैनकिंग की कलाई पकड़ ली। तो फिर चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। शेन वानकिंग तुरंत घबरा गई। क्या? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। लेकिन उसकी जुबान भले ही मना कर रही थी, उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसकी क्यूरियोसिटी पहले ही पूरी तरह जाग चुकी थी। आखिर उस घर के अंदर ऐसा क्या छिपा था? कुछ ही पलों बाद हम दरवाजे के सामने पहुंच गए। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, शेन वानकिंग की आंखें सीधे मुझ पर आकर टिक गईं। अगले ही पल उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि मानो बाहर निकल पड़ेंगी। वह अविश्वास से धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर लियू रुयान की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसके सामने कोई मंकी नहीं था, कोई पपेट नहीं था, बल्कि एक असली आदमी खड़ा था। एक जीवित, सांस लेता हुआ वास्तविक मैन। लियू रुयान ने तुरंत गर्व से हमारी पहचान करवाई। पतिदेव, यह मेरी दोस्त है और मेरी वह कॉमरेड भी जो हमेशा मेरे साथ लड़ती है। मैंने मुस्कुराकर विनम्रता से एक तरफ हटते हुए कहा, स्वागत है, अंदर आइए।
लेकिन शेन वैनकिंग अभी भी पूरी तरह सुन्न खड़ी थी। उसकी आत्मा जैसे आधी शरीर से निकल चुकी थी। लियू रुयान ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और बोली, पतिदेव, 1 मिनट रुकिए, मुझे अपनी दोस्त से कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने पलकें झपकाई और कहा, लेकिन खाना तो तैयार है, क्या तुम दोनों साथ में नहीं खाओगी? उधर लियू रुयान लगभग घसीटते हुए शन वानकिंग को दूर ले गई। कुछ देर बाद जब शन वानकिंग को होश आया तो उसने तुरंत छूटने की कोशिश शुरू कर दी। वह वापस जाना चाहती थी। वह उस आदमी के साथ खाना खाना चाहती थी, क्योंकि उसके सामने जो आदमी खड़ा था वह उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था। प्राचीन कहानियों में जिन पुरुषों का वर्णन किया जाता था, उनसे कम 10 गुना कृष्ण, शायद 100 गुना ज्यादा आकर्षक। लियू रुयान ने उसे घूरते हुए चेतावनी दी, अपने आप पर कंट्रोल रखो। शेन वैनकिंग तुरंत सीधी होकर खड़ी हो गई, लेकिन उसके होंठ लगातार बुदबुदा रहे थे। एक आदमी, सचमुच एक आदमी, उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी लियू रुयान ने गर्व से अपनी बाहें सीने पर बांध लीं और मुस्कुराकर बोली, अब समझ में आया कि मैं पहले वैसा व्यवहार क्यों कर रही थी। शेन वैनकिंग ने तुरंत पूछा, लेकिन तुम्हें यह मिला कैसे? नेशनल टीचर ने तो पूरे विमेंस किंगडम को सील नहीं कर रखा था। लियू रुयान ने कंधे उचकाए और बिल्कुल सामान्य अंदाज में जवाब दिया, मैंने आसमान से एक इच्छा मांगी थी और फिर मेरे हस्बैंड सचमुच आसमान से गिर पड़े। जाहिर है शन वानकिंग ने उसकी इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं किया, लेकिन अब उसे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। उसकी पूरी सोच कहीं और पहुंच चुकी थी। उसने सीधा लियू रुयान की आंखों में देखा और पूरी गंभीरता से कहा, इस आदमी में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। यह सुनते ही लियू रुयान की आंखें फैल गईं। क्या मतलब तुम्हारा हिस्सा? शन वानचिंग ने आत्मविश्वास से अपनी बाहें मोड़ लीं और बोली, क्योंकि अगर हम दोनों साथ रहें तो हम इस आदमी को हमेशा के लिए अपने पास रख सकती हैं। आखिर पूरे विमेंस किंगडम में ऐसा दूसरा कोई है ही नहीं।